डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं जो नागरिक शास्त्र, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का है। जो भी छात्र पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान की तैयारी में लगे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न आपके शामिल हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी स्तर का है और सभी सिलेबस को इसमें टच किया गया है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि अब 4 तारीख को होने वाला है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, या आप बीपीएससी के लिए तैयारी करें TRE4, या आप यूपी पीजीटी की तैयारी करें जो भी अभी लगभग नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलिए पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग इसको। 100 MCQs हैं इसमें कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है। देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, वर्तमान समय में केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडीज़ पे भी ध्यान देना है। इसके अंतर्गत ये आपको देखना है कि किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को जरूर सॉल्व करें। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसी आधार पर आपका माइंडसेट भी तैयार होगा कि कहाँ से, किस टॉपिक से, किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये नहीं कि आप बाजार का कोई सा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके सॉल्व करने लगे और उस प्रैक्टिस सेट से 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा आया नहीं। 4-5 क्वेश्चन आप तो वैसे ही गेस कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो कम से कम 40 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही गेस कर लेंगे। इसलिए स्मार्ट स्टडीज़ में आप प्रैक्टिस सेट लीजिए और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए। रोज़ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, और साथ ही जो आपके डाउट हैं उसी दिन क्लियर कीजिए। चलिए, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? आर्थर बेंटले, हर्बर्ट स्पेंसर या ग्राहम वॉलिस। तो ये जो पुस्तक है बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं से आपकी लगभग व्यवहारवाद की आधारशिला रखें, क्या मतलब शुरुआत होती है, या नवीन या मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की आधारशिला कह सकते हैं। तो इस पुस्तक की रचना है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये ग्राहम वॉलिस की रचना है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि बेंटले, ग्राहम वॉलिस, लॉक या हॉब्स। तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जिसकी रचना है वो है आर्थर बेंटले। ये दोनों पुस्तक जो हैं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान या समकालीन राजनीतिक विज्ञान या व्यवहारवाद की आधारशिला रखने में ये महत्वपूर्ण, दोनों विचारकों ने और दोनों पुस्तकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंटले। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राहम वॉलिस की रचना ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स कब प्रकाशित हुई? तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है कब? 1908 में। आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट कब प्रकाशित हुई? तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है आपकी 1908 में। ये दोनों पुस्तकें 1908 में प्रकाशित हुई, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। दबाव समूह जो शुरुआत है, जो आपकी यहीं से शुरुआत इन्हीं पुस्तक से, आर्थर बेंटले की पुस्तक से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए आप। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रचना है आमंड और पावेल की, ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? देखिए क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ रहा है कि राज्य सूची में कौन सा विषय है, संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, और समवर्ती सूची में। आप ये याद कर लेंगे कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने हैं और समवर्ती सूची में। लेकिन इसके साथ साथ अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल चुका है कि पूछ रहा है कौन सा विषय किस सूची से संबंधित है और किस सूची से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, सूची का विषय नहीं है तो जेल, लोक व्यवस्था और मादक पदार्थ, तीनों ही जो आपकी व्यवस्था है राज्य सूची का विषय है, इसलिए डी से होगा उपयुक्त सभी। ये संघ सूची के विषय नहीं है। संघ सूची में आपका डाक, तार, रेल, पृथ्वी विज्ञान ये सब आता है उसमें, जनसंख्या, सुरक्षा, सब, दूरसंचार सब आता है उसमें।
राज्य सूची में स्थानीय महत्व के कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में स्थानीय महत्व के जो विषय हैं वर्तमान में 61 हैं। ठीक, राज्य सूची से संबंधित विषय है तो राज्य सूची से संबंधित न्याय प्रशासन, लोक व्यवस्था और पुलिस तीनों है, इसलिए डी आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्य सूची से संबंधित कौन कौन से हैं? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, स्थानीय शासन भी है, लोक स्वास्थ्य और जेल तीनों है, तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में वर्तमान में जो विषय है 52 है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, आईजीपी का क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1946। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, मिला लीजिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कहीं का भी क्वेश्चन पेपर आप पीजीटी का उठा लीजिए, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का, चाहे राजस्थान, चाहे डीएसएसबी, चाहे एचपीएससी का हो। क्वेश्चन नंबर 12 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये हुआ आपका सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई। क्वेश्चन नंबर 13 कि संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? 13 क्वेश्चन है, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बम्बई या मद्रास? तो संविधान सभा में सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि थे वो किस राज्य से थे? तो थे आपके संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 14 संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर या कश्मीर? तो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने संविधान सभा में अपना प्रतिनिधियों को उन्होंने नहीं भेजा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के बाद यानी विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रही? तो ये था आपका 299। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संघ और राज्य सूची के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? ठीक, तो संघ और राज्य सूची के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची तीनों इसमें शामिल है, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में शामिल हैं, अब उनकी संख्या कितनी है? ये पूछता है। देखिए इसमें जो भी प्रश्न शामिल किए गए बेहद महत्वपूर्ण और रेगुलर क्वेश्चन है, वही प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं, आप इन प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये ऐसे होता है जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उससे ये आपको पहचान मिल पाएगी कि आप कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वजह से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, उतनी ही आपकी तैयारी और पक्की होती जाएगी। तो 17 का राइट आंसर होगा 61। ठीक, 66 से अब 61 हो गए हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि मूल संविधान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो वहाँ राज्य सूची में से पहले 66 से 61 यानी 5 विषय अब इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएंगे 52, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 52। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न से कौन सा कथन सही है कि राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है? ये कथन सत्य है कि राज्य सूची के विषय पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा को है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल के दोनों को ही विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है, ये कथन भी सही है। जो भी समवर्ती सूची में शामिल हैं उनमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सूची में भी, दोनों का अधिकार है।
संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, ये भी कथन सही है, यानी ए बी सी तीनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है अर्थात अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है। अवशिष्ट जो शक्तियाँ का उल्लेख है मतलब कि 7वीं सूची में या केंद्र राज्य विधायी बंटवारों में, तो ये होगा संघ सूची, यानी जो अवशिष्ट शक्तियाँ उन पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 21, 1974 में राष्ट्रपति का चुनाव किस राज्य की विधानसभा के भंग होने की स्थिति में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, बी सही होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रपति के पद के चुनाव के दौरान यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग होने की स्थिति में हो तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। सोचिए जरा, बिल्कुल हो सकता है, हाँ ऑप्शन ए सही होगा, हाँ चुनाव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तथा भारत का अंतिम राष्ट्रपति कौन था। भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था, याद रखिएगा अंतिम नहीं है अंतरिम, तो ये होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंतरिम राष्ट्रपति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति के फलस्वरूप हुआ था। यानी एक देखिए क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, यानी सर्वसम्मति से आम सहमति से किस राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद या ज्ञानी जैल सिंह। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो आम सहमति से हुए। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक सर्वसम्मति से। क्वेश्चन नंबर 25 कि जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, उनका निर्वाचन किसने किया। तो इनका निर्वाचन किसने किया था 26 जनवरी 1950 को। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान निर्मात्री सभा ने, संविधान सभा के सदस्यों ने इनका चुनाव किया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संघीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। एक ही विभाग में लगातार लगभग श्रम विभाग में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इनके पास था, लगभग 35 वर्ष तक ये लगातार कैबिनेट मिनिस्टर बने ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री कौन थे। सबसे पहले जो इन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दिया वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 28 देखिए, क्या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो भी मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं या जो मिनिस्टर्स लोग होते हैं, क्या बतौर व्यक्तिगत रूप में भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से दोनों रूप से लोग उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 कि मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करेगा। यानी किसको संबोधित करके अब मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देगा, या अगर किसी मंत्री को त्यागपत्र देना है, रिजाइन करना है, तो किसे देगा। कंफ्यूज मत होना, नहीं होना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो चूंकि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, इस वजह से ये लोग राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने का अधिकार है। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी होगा नहीं। वो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह
के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है वो। अगला प्रश्न 31, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? ये भी जनरल क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में वृद्धि करना है तो ये अधिकार किसे प्राप्त है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में कम है, समान ही है या अधिक है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम है। वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ज़्यादा है यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय या आदेश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किन न्यायालयों के लिए आवश्यक रूप से मान्य है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया वो किन न्यायालयों में आवश्यक रूप से मान्य है या माना जाना या उसको फॉलो करना जरूरी है? ऑप्शन देखिए आप। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, मुंसिफ, सभी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मान्य होते हैं, बतौर सबूत के तौर पर होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए 35 कि राज्य में सर्वोच्च न्यायिक अदालत कौन सी है? सर्वोच्च न्यायिक अदालत कौन सी है? तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए सही होगा। प्यारे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का के लिए पेड पीडीएफ की आवश्यकता है जिसमें तमाम मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वो आपको मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक। 36 है, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्याख्या या उपबंध किया गया या इसकी व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 164(3). ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है बशर्ते 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना है, जरूरी। नहीं तो उस दिन से माना जाएगा जिस दिन 6 महीने पूरे हो जा रहे हैं, तो उस दिन से माना जाएगा उसका पद रिक्त है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी 164(4). अगला प्रश्न देखिए 38 कि राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते के विषय में अनुच्छेद में कहा गया, किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों के संबंध में? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 165। संविधान के अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 164 है बेहद महत्वपूर्ण है, आपको याद रखिए। एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है इसी अनुच्छेद के तहत, और मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होने से और मंत्रियों को वेतन और भत्ते से संबंधित है अनुच्छेद 164, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कि क्या राज्यसभा का कोई सदस्य किसी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ध्यान से आपको जवाब देना है, सोच समझ के विचार करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राज्यसभा का कोई सभी सदस्य किसी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जब वो मुख्यमंत्री पद पर धारण करेगा तो माना जाएगा उसने इस सदन का सदस्यता उसने रिक्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितने स्थान प्राप्त हुए? कितने स्थान प्राप्त हुए 1977 के चुनाव में कांग्रेस को?
तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी 154, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये तब हुआ जब इमरजेंसी के बाद आम चुनाव हुआ, तभी कांग्रेस को बहुत बहुत नुकसान हुआ। 42 देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्य संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, वैसे उसकी कार्यकारिणी सदस्य की संख्या, कांग्रेस की कार्यकारिणी सदस्य की संख्या 21 होती है, लेकिन छोड़ दीजिए इसको। कांग्रेस कार्यकारिणी लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, ये भी वह कौन सा राज्य है जहां जिला कलेक्टर को पंचायती राज से अलग रखा गया है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में जो जिला कलेक्टर होता है उसे पंचायती राज से अलग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, महाराष्ट्र में पंचायती राज के निर्माण से संबंधित है कौन सी समिति, यानी कौन सी समिति महाराष्ट्र में पंचायती राज से संबंधित है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायक समिति। याद रखिएगा, ये तीनों ही समितियां जो हैं पंचायती राज से संबंधित हैं राज्यों और विशेष मामलों में। 48, गुजरात का पंचायती राज है किस पर आधारित है? तो गुजरात का पंचायती राज जो है वो आपका राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच का प्रारूप है, ठीक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 49, कि स्थानीय सरकार ने पंचायती राज अध्ययन दल का निर्माण किसकी अध्यक्षता में किया? पंचायती राज अध्ययन दल का निर्माण किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सादिक अली। ये समिति भी बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है आपसे। ये राजस्थान सरकार ने पंचायती राज के अध्ययन दल का निर्माण किया जिसकी अध्यक्षता सादिक अली थे। अगला प्रश्न देखिए 50, राजस्थान के पंचायती राज मॉडल में सर्वाधिक शक्तिशाली पद किसका रहा है? तो ये रहा है आपका प्रधान का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित विद्वान विचारक हैं कौन कौन से? परंपरागत राजनीति से संबंधित कौन कौन से विचारक हैं? देखिए ऑप्शन देखिए तो ये होगा प्लेटो, ये परंपरागत राजनीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52, राजनीति का आधुनिक उपागम है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम कौन सा है? इसमें से कानूनी, दार्शनिक और ऐतिहासिक ये तीनों ही परंपरागत उपागम है, ठीक, और इसमें से जो आधुनिक उपागम है वो आपका व्यवहारवादी उपागम है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 53, की निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है? तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक आपके हेराल्ड लासवेल हैं, बाकी ये तीनों परंपरागत हैं, प्राचीन है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हेराल्ड लासवेल, शक्ति सिद्धांत से संबंधित है ये। 54, राजनीति विज्ञान संबंधित है, तो राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, की राज्य सरकार और मानव की क्रियाओं के अध्ययन से है, मानव व्यवहार के अध्ययन से है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, राजनीति विज्ञान संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान कौन सा नहीं है, या कौन सा तत्व नहीं है, या कौन सी इसकी परंपरागत राजनीति विज्ञान का कौन सी विशेषता नहीं है? तो 55 का राइट आंसर होगा, राजनीतिक व्यवस्था ही आधुनिक राजनीति विज्ञान की देन है, ऑप्शन सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि समाजवाद गिरगिट के अनुसार रंग बदलने वाला मंतव्य है या विचार है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है पीजीटी में, और पीजीटी में कोई सा भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देंगे, चाहे नेट जेआरएफ का हो या अदर स्टेट में भी, ये बार बार पूछा जाता है, खुद बीपीएससी में 2 बार पूछा गया है। तो इसलिए कौन कहता है कि समाजवाद गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला क्या है, विचार है या आइडिया है? कौन? ये है आपकी रैमजे मेयर, ये रैमजे मेयर का कथन है, ठीक। 57 देखिए कि उदारवादी सिद्धांत के जनक कौन है? उदारवादी सिद्धांत यानी उदारवाद के जनक कौन है? फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन है? उदारवाद कहिए, पूंजीवाद कहिए, उसके जनक आपकी कौन हुए? जॉन लॉक, ठीक। साथ ही लिमिटेड गवर्नमेंट यानी सीमित शासन, और एक और चीज है आपका सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज का जन्मदाता कौन है? तो जॉन लॉक।
क्वेश्चन नंबर 58 कि वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, ये ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है, वो है आपका व्यक्तिवादी। इससे आपकी पूंजीवादी की व्यवस्था उत्पन्न होती है और उदारवाद भी इसी को कह सकते हैं आप। ठीक, ऑप्शन ए, व्यक्ति को मामले में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इतना हस्तक्षेप कम करेंगे उतना ही आप व्यक्तिवादी, पूंजीवादी, उदारवाद की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 कि कौन सी विचारधारा राज्य को एक साध्य के रूप में नहीं स्वीकार करती है, यानी राज्य को एक साधन के रूप में स्वीकार करती है, न कि साध्य के रूप में। कौन सी ऐसी विचारधारा है? कौन सी विचारधारा राज्य को एक साध्य के रूप में, राज्य ही साध्य है उसके रूप में उसको स्वीकार नहीं करती? यह है आपका व्यक्तिवादी विचारधारा, राज्य को साध्य के रूप में स्वीकार नहीं करती बल्कि साधन के रूप में स्वीकार करती है। बल्कि ये जो तीनों हैं साध्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका आंसर बी सही होगा, व्यक्तिवादी। अगला प्रश्न देखिए, 9 उदारवादियों में उल्लेखनीय नाम कौन है? जो न्यू लिबरलिस्ट हैं उसमें कौन कौन फेमस है? तो 9 उदारवादियों में जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक हुआ वो है जोसेफ शुम्पेटर, इसमें उल्लेखनीय, बाकी तीनों अलग है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, संप्रभु अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है किंतु स्वयं किसी के आदेश पालन का अभ्यस्त या आदि नहीं होते। यानी जो संप्रभु है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वो सभी से अपने आदेशों को पालन करवा सकता है लेकिन स्वयं किसी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये कथन किसका है? ये तो संप्रभुता के सिद्धांत का, जो संप्रभुता का विचार है उसे संबंधित है। और संप्रभुता का जो कानूनी सिद्धांत का जनक हुआ यानी जॉन ऑस्टिन। ठीक, ये उसका कथन है जॉन ऑस्टिन का। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, राज्य की संप्रभुता निम्न में से कौन सी गुण विद्यमान होता है? राज्य की संप्रभुता में निम्न में से कौन सा गुण विद्यमान होता है? तो राज्य की जो संप्रभुता होती है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है उसकी मौलिकता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मौलिकता। क्वेश्चन नंबर 63, लौकिक संप्रभुता यानी लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी सिद्धांत किससे संबंधित है? और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी के जो जनक है वो है आपके जीन-जैक रूसो। समान इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन-जैक रूसो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में सन्निहित है या सामान्य इच्छा में निहित है? अभी मैं बात कर रहा था, वो है आपके जीन-जैक रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचयिता, द हिमालय के रचयिता जे रूसो। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, लौकिक संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक में स्थित होती है? लौकिक संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक में स्थित क्या होती है? लोगों में, संविधान, पोप या संसद सदस्यों में। लौकिक संप्रभुता किस में निहित होती है? तो याद रखिएगा, वो लोगों में निहित होती है, या जो लोकप्रिय संप्रभुता है उसी को लौकिक संप्रभुता भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए, ये लोगों में शामिल होती है, निहित होती है। 66, बहुलवादी विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ? बहुलवादी जो प्लूरलिस्ट हैं, बहुलवादी विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ? ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका या भारत? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए, ब्रिटेन में बहुलवाद का जन्म हुआ। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, बहुलवादी विचारकों ने प्रमुख रूप से संप्रभुता के किस लक्षण की आलोचना की? स्थायित्वता, अधेयता, अविभाज्यता, मौलिकता? क्योंकि बहुलवादी विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं, इसलिए वो जो कहते हैं कि संप्रभुता जो है विभिन्न समुदायों में निहित है, इस वजह से संप्रभुता क्या है? विभाज्य है, वो अविभाज्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अविभाज्यता की वो आलोचना करते हैं। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, बहुलवादियों ने प्रमुख रूप से किस सिद्धांत पर आक्षेप किए हैं? किस सिद्धांत पर उन्होंने प्रहार किया? बहुलवादियों ने राज्य के स्वायत्त सिद्धांत पर,
दैवी सिद्धांत पर, व्यक्तिवादी सिद्धांत पर, या ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पर? बहुलवादी जितने हैं संप्रभुता सिद्धांत, खासकर ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पर बहुत ज्यादा आक्षेप किया या प्रहार किया या उसकी आलोचना की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कि कुछ प्रमुख बहुलवादी हैं, इसमें से कौन कौन से प्रमुख विचारक बहुलवादी हैं? तो आपको ऐसे भी याद रखना हो, कौन उदारवादी है, कौन नव उदारवादी है, कौन बहुलवादी है, कौन अभिजनवादी है, कौन मतलब कि उग्रवादी है, फांसीवादी है, या कौन तानाशाही विचारक है, ये सब याद करना होगा। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिगिस, मैरी फॉलेट और बार्कर, ये सब क्या है? बहुलवादी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। साथियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक, अगर आपको पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेड पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेहद मतलब कि रिलायबल है और आपके लिए अंडर पॉकेट अंडर बजट है, बेहद कम बजट में आपके लिए बेहतर से बेहतर मिलेगा। आप एक बार जब सॉल्व करेंगे देखेंगे तो आपको बिल्कुल और उससे बेहतर लगेगा। 71 अधिकार क्या है? ये प्रश्न है आपका 71। तो अधिकार क्या है? सामाजिक जीवन की आवश्यकता है, सत्य है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, ये भी सत्य है। समाज के लिए उपयोगी कार्य करने के अवसर है, ये भी सत्य है। तो डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 72 एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है, यह विचार किसका है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन सी, हेराल्ड जोसेफ लास्की का एक कथन है, हेराल्ड जे लास्की। क्वेश्चन नंबर 73 अधिकारों के आवश्यक लक्षण क्या है? तो अधिकारों के आवश्यक लक्षण क्या है? एक तो उनका सबसे पहले सामाजिक स्वरूप हो, राज्य का संरक्षण भी जरूरी है और सर्वव्यापकता भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74 कि अधिकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो अधिकारों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है? तो उसमें आपको पता ही है कि नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों में अधिकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। नैतिक अधिकार कोई अधिकार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 75 नागरिक अधिकार क्या है? इसमें से कौन सा नागरिक अधिकार है ये बताइए। ऐसे प्रश्न आपसे दे देगा कौन सा नागरिक अधिकार है तो कौन सा राजनीतिक अधिकार है। तो 75 का राइट आंसर होगा कि एक जीवन का अधिकार भी नागरिक अधिकार है, समानता का अधिकार भी नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता का भी अधिकार आपका नागरिक होने का नागरिक अधिकार है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 76 अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपका क्या होगा कि कार्यपालिका का निर्माण जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर स्वयं करती है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77 कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी है या लोकतंत्र की प्रशंसा किसने की है? गार्डनर, लास्की, हर्नशा या जीएस मिल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर की परिभाषा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको लोकतंत्र का गुण नहीं कहा जा सकता है, यानी कौन से इसमें से लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? वो है कि लोकतंत्र अस्थायी होता है। बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र स्थायी भी होता है, जैसे भारत देश का उदाहरण है, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब उदाहरण है इसके। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व की प्रधान लक्ष्यों में से एक है। यह परिभाषा किसकी है ये बताना है आपको। ये कथन किसका है? गार्नर, लास्की, गैटल या हर्नसा? तो ये कथन है आपका
गैटल का कोट है ऑप्शन बी। इनमें से लोकतंत्र का कौन सा गुण है, लोकतंत्र की कौन सी विशेषता है इसमें से? लोकतंत्र विश्व शांति का पोषक है, सत्य है। लोकतंत्र विश्व शांति का पोषक है, रिपीटेड है। लोकतंत्र जनता के नैतिक उत्थान में भी सहायक होता है, ये कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी कथन सत्य हैं। 81 देखिए, आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित प्रमुख उदारवादी विचारक कौन है? तो आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित जो प्रमुख उदारवादी विचारक हैं वो हैं आपके एक तो टी.एच. ग्रीन और अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, उदारवाद अपने प्रारंभिक वर्षों में किस चीज का दर्शन था? ये मानवता का, व्यक्ति की गरिमा का, संपत्ति का या सर्वहारा वर्ग का? तो उदारवाद अपने प्रारंभिक वर्षों में संपत्ति के मालिकों का दर्शन था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, उदारवाद का मूल मंत्र क्या था? उदारवाद का जो मूल मंत्र था वो था आपका स्वतंत्रता, ऑप्शन सी। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं। उदारवाद का मूल मंत्र स्वतंत्रता था। 84 देखिए, परंपरागत उदारवाद के राजनीतिक लक्षण क्या है? यानी परंपरागत उदारवाद के जो राजनीतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये बताना है आपको। इस स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव, सत्य है। वही सरकार अच्छी जो कम से कम शासन करती है, लॉक की बात है ये। और कानूनों का आधार विवेक है न कि आदेश, बात सी भी लॉक से संबंधित है। परंपरागत उदारवाद के तीनों लक्षण सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। 85 देखिए, उदारवाद का इतिहास क्या है? तो उदारवाद का जो इतिहास है आपका तीसरी दुनिया का इतिहास बन गया? बिल्कुल नहीं। आधुनिक पश्चिमी दर्शन का इतिहास बन गया है, ये कथन सत्य होगा, बी सत्य होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? फासिस्ट जो है उनका सिद्धांत क्या है? फांसीवादियों का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो है आपका कि पूंजीवाद का समर्थन करना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, राजनीति के क्षेत्र में फांसीवादी किसके पक्षधर थे? राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी फांसीवादी हुए किसके पक्षधर थे? बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, एक दलीय या दलविहीन व्यवस्था के? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जितने भी राजनीतिक में के क्षेत्र में फांसीवादी हुए वो एक दलीय व्यवस्था के समर्थक हुए, ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, कि पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है, जीवन में कभी नहीं भूलना है, ठीक। बेहद महत्वपूर्ण कोट है। किसने कहा कि पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? तो ये कहा इटली का फांसीवादी नेता मुसोलिनी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मुसोलिनी। अगला प्रश्न देखिए 89, कि फांसीवादी विचारधारा का प्रमुख तत्व क्या है? तो फांसीवादी विचारधारा का जो प्रमुख तत्व है वो है आपका सर्वाधिकारवादी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 90, फांसीवादी निम्न में से किसके समर्थक हैं? फांसीवादी किस विचारधारा के समर्थक हैं? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के, विशिष्ट शासन के या संवैधानिक शासन के? ये होंगे विशिष्ट जन, ठीक, अभिजनवादी, ठीक, उसके पक्षधर हैं कौन? फांसीवादी विचारक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में विश्वास करता है? सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायकवाद है उसमें कौन विचारक अपने आप को विश्वास करता है या विश्वास दिलाता है? तो है आपके कौन? थॉमस हॉब्स। सॉरी सर, गलत है, ऑप्शन बी सही होगा, मार्क्स, ऑप्शन बी मार्क्स। वो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बात करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 92, पूंजी की ये दो खंड दो व्यक्तियों मार्क्स और एंजल्स की कृति है, यह वक्तव्य किसका है? पूंजी के दो खंड दो व्यक्तियों मार्क्स और एंजल्स की रचना है, किसने कहा?
ये कहा गया स्टालिन के द्वारा। स्टालिन। मार्क्स और एंजल्स की सर्वप्रथम भेंट कहाँ हुई थी? मार्क्स और एंजल्स में सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? दोनों एक दूसरे से कब मिले थे? पेरिस, लंदन, बर्लिन या मैनचेस्टर? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन ए, पेरिस में दोनों की मुलाकात हुई थी, एंजल्स और मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 94, किसने यह प्रमाणित किया कि पूंजीवाद स्वयं अपने विकास की प्रक्रिया में समाजवाद के लिए भौतिक पूर्वाधार बनाता है और उस सामाजिक शक्ति को जन्म देता है जो पूंजीवाद को दफन करेगी? किसका कोट है ये? मार्क्स का, माओ का, लेनिन का या एंजल्स का? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है, बिना इसको पढ़े आपको एग्जाम नहीं देना है। ठीक, आप इसको अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए मार्क्स को, कई फिर आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 95 है कि मार्क्स और एंजल्स की पहली संयुक्त कृति कौन सी? यानी मार्क्स और एंजल्स ने दोनों एक साथ मिलकर लिखने वाली पहली पुस्तक, उन्होंने दोनों मिलकर पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी ये बताना है। तो थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दोनों की संयुक्त पहली रचना है मार्क्स और एंजल्स की। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न स्थानों में से कहाँ की थी? 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, लेकिन किस स्थान पर की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 है कि किसने घोषणा की कि 1920 से शुरू हुई यह लड़ाई अंतिम तक लड़ी जाएगी, चाहे इसकी अवधि 1 माह की हो या 1 वर्ष की या बहुत माह की हो या बहुत वर्षों की? किसका कोट है ये? 97 का राइट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। प्यारे साथियों, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है जिसमें मॉडल पेपर 5 ऑप्शंस वाले, प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब मिलेंगे, तो उसके लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर है 9161701336 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, 1927 में साइमन कमीशन की भारत आगमन के समय यह घटना नहीं घटी, यानी 1927 में जब साइमन कमीशन भारत जब आया तो उसमें कौन सी घटना नहीं घटी? 98 का राइट आंसर क्या होगा कि गांधी जी तथा नेहरू की लाठी की चोटें आई, ये घटना नहीं घटी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को किस वर्ष स्वास्थ्य के आधार पर कैद से रिहा किया गया? 1923, 1922, 1925 या 1924? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 99 का राइट आंसर होगा आपका 1924, ऑप्शन डी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई, जो सरफराज नाथूराम गोडसे था, उसके द्वारा उनका कत्ल कर दिया गया। ठीक, तो प्यारे साथियों, ये था आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक, अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं, किसी भी स्टेट में हो, चाहे एनटी के हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।